दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में आज की डेट में 3 लाख से ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हैं। अगर मैं थाईलैंड का नाम लेता हूं तो आज आप सबके दिमाग में एक ही इमेज आती है, प्रोस्टिट्यूशन की। बहुत सारे इंडियंस, इनफैक्ट बहुत सारे यूरोपियंस फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं थाईलैंड जाके वहाँ की प्रोस्टिट्यूट्स के साथ। कैसे दोस्तों थाईलैंड एक प्रोस्टिट्यूशन हब बन गया? कैसे एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट टाइम के बीच में थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा बन गया कि आज थाईलैंड को लोग प्रोस्टिट्यूशन के नाम से ही जानते हैं। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हमें थाईलैंड और प्रोस्टिट्यूशन के रिश्ते के बारे में जानना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1939 और 1945 के बीच। थाईलैंड की बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वो साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे सोल्जर्स थाईलैंड पहुंचे। वो अपनी फैमिली से दूर थे, वो वहाँ लोनली थे और कोई रूल्स नहीं थे। सेम टाइम पे थाईलैंड में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। वहाँ के लोग देखने में बहुत सुंदर थे। इन दोनों चीज़ों का अमलगमेशन हुआ। सोल्जर्स जिनको नीड थी, लोग जो कि गरीब थे और दिखने में सुंदर थे। यहीं से प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत होती है। बहुत सारी लड़कियां उस टाइम पर प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होने लगी। वो सोल्जर्स के साथ पैसे के लिए सेक्स करने लगी और धीरे धीरे ये नॉर्म बनता चला गया। लेकिन कैसे हो गया दोस्तों ये? कैसे इतनी सारी लड़कियां आराम से प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली गई? कैसे उनके घर वालों ने उनको जाने दिया? इसको जानना है तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। माना जाता है दोस्तों, एशियन टाइम में इंडिया के अंदर प्रोस्टिट्यूशन को अच्छा माना जाता था। बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेल करता था और इसको आज की तरह बुरी नज़रों से नहीं देखा जाता था। इसी फिलॉसफी को थाईलैंड ने एक्सेप्ट कर दिया। धीरे धीरे थाईलैंड में भी प्रोस्टिट्यूशन को अच्छा माना जाने लगा। बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स नहीं होती थी, लेकिन जो भी प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उनको अच्छी नज़र से देखा जाता था। उनको कम्युनिटी भी इज्जत मिलती थी। तो थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को बहुत गलत नज़र से नहीं देखा जाता था। अब बात करते हैं दोबारा से वर्ल्ड वॉर के टाइम की। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब प्रोस्टिट्यूशन की नीड बनी, तो क्योंकि ऑलरेडी थाईलैंड में इस चीज़ को गलत नहीं माना जाता था, तो लोगों ने अपने घरों की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए प्रोत्साहित किया और बहुत सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली गई। और इसी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत होती है थाईलैंड। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, लेकिन थाईलैंड का नाम प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा टूरिज्म बढ़ने लग जाता है। गवर्नमेंट को दिखता है कि बहुत पैसा बन सकता है प्रोस्टिट्यूशन से। बहुत सारी लड़कियां जो कि प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली जाती हैं, उनका वापस जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन की डिमांड बढ़ाए रखने के लिए गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देती है। बहुत सारे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरियाज बनते हैं। बहुत सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में अपने आप से आती है, इसको एक करियर मानने लग जाती है। क्योंकि थाईलैंड के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, इतना अच्छी एजुकेशन नहीं होती, तो ज़्यादातर लड़कियों के लिए इसको एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है और प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता चले जाता है। धीरे धीरे इसी तरीके से टूरिज्म फेमस होने लग जाता है। लोग यूरोप से थाईलैंड पहुंचने लग जाते हैं, लोग इंडिया से थाईलैंड पहुंचने लग जाते हैं और प्रोस्टिट्यूशन की डिमांड बढ़ती जाती है। फिर इंटरनेट का ज़माना आता है, सोशल मीडिया का ज़माना आता है, मीडिया का ज़माना आता है और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद प्रोस्टिट्यूशन को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और बहुत सारे लोग प्रोस्टिट्यूशन के लिए वहाँ पहुँचने लग जाते हैं। टूरिज्म बढ़ता चले जाता है और थाईलैंड प्रोस्टिट्यूशन का हब बन जाता है। आज की डेट में सिर्फ थाईलैंड की ही लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं है। जिस भी देश की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में जाना होता है, वो सारी की सारी लड़कियां थाईलैंड मूव करती है। आज अगर आप थाईलैंड जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रशिया से, चाइना से, ताइवान से, इंडिया से, यूरोप की और बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारी लड़कियां आती हैं और प्रोस्टिट्यूशन को अपना करियर अपने आप बना लेती हैं। क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन की डिमांड थाईलैंड में इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो इसी दौरान बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि लड़कियों को जबरदस्ती भी डिपोर्ट करने लग जाते हैं थाईलैंड में। आज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इंडिया से या वर्ल्ड से, मैक्सिमम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो लड़कियां हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में डाली जाती हैं, वो थाईलैंड ही भेजी जाती है। उनको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। तो जहाँ एक तरफ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने मन से प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आती हैं, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, रशिया से बिलोंग करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है, क्योंकि जितनी सप्लाई है उससे बहुत ज़्यादा डिमांड है। जहाँ आज दोस्तों थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, वहाँ की गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल मानती है। वहीं पुलिस के नेटवर्क से और क्राइम के नेटवर्क से और इतना ज़्यादा जो पैसा इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों की मदद से प्रोस्टिट्यूशन बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से थाईलैंड में चल। सबको पता है यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। सर प्रोस्टिट्यूशन ही नहीं दोस्तों, अलग अलग टाइप के अडल्ट एंटरटेनमेंट्स जैसे मसाजेस,
अलग अलग टाइप के सेक्स शोज, ये सारी चीजें थाईलैंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो अगर हमें मोटे मोटे तौर पे समझना है तो 3 मुख्य कारण बनते हैं थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इतने बढ़ने के। पहला एशियन कारण है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग प्रोस्टिट्यूशन को गलत नहीं मानते, अपनी लड़कियों को खुद प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भेजते हैं। दूसरा गरीबी और लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वहाँ गरीबी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, पैसे कमाने के ज़्यादा जरिए नहीं है, तो अगर कोई चाहे भी कि वो ऑल्टरनेट करियर में काम करके ज़्यादा पैसा कमाए तो वैसे ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, और करियर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होने की वजह से इस वजह से लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली जाती है। और तीसरा कारण, जैसे मैंने बताया, आजकल का फैला हुआ टूरिज्म और मीडिया अटेंशन। टूरिज्म और मीडिया अटेंशन की वजह से थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन की डिमांड बढ़ती चली गई है। क्योंकि डिमांड बढ़ती चली गई है, इसीलिए सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में प्रोस्टिट्यूशन कम नहीं हो पाया। लड़कियां खूब पैसा कमा पाती है डिमांड की वजह से, और इस चक्कर में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा पाया गया है कि जितनी लड़कियां खुद से जा रही है प्रोस्टिट्यूशन में, उससे ज़्यादा लड़कियों को ट्रैफिकिंग करके डाला जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन में। जैसे कि मैंने बताया, डिमांड इतनी ज़्यादा है, इस चक्कर में सप्लाई बढ़ाई जा रही है। इन सारी खबरों को मिलने के बाद बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को कम किया जा सके। वो अपनी कोशिश में सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि एशियन रीजन्स की वजह से, पैसे की वजह से और डिमांड की वजह से थाईलैंड से प्रोस्टिट्यूशन को दूर कर पाना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अब बात रहिए।